अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज 2025 का आगाज़ हो चुका है, तो सबको सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो आज हमारे प्रोग्राम का यानी 2025 का आज हमारा पहला प्रोग्राम है। और इसके बाद डेफिनेटली ये वो साल है जहां पर पाकिस्तान ने बहुत सारे इवेंट्स को देखना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अभी हमारा एक मैच पेंडिंग है जो कि साउथ अफ्रीका के साथ है। फिर हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ हैं, वेस्ट इंडीज़ है। उसके बाद हमारा अगर देखें तो चैम्पियंस ट्रॉफी है, PSL है। भरपूर खेल से जो है वो जुड़ा है 2025 का साल, और यकीनन हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होगा। और इसी के साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मीरब, और हैप्पी न्यू ईयर सबको। हम सबको देखने वाले जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, समा स्पोर्ट्स की फैमिली का हिस्सा है, समा की फैमिली का हिस्सा है, अल्लाह ताला इस नए साल में खुशियाँ बिखेरे और किसी मुसीबत आफत से जो है वो हमें ना गुजारे। और पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स चाहे वो कोई भी है, उसमें अच्छे लोग आएँ, अच्छी नीयत वाले लोग आएँ और उनको अल्लाह ताला काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, बिल्कुल ऐसा ही हो। जो गलतियां हमने 2024 में की हैं हम उनको दोहराएं। अगर हम देखें तो 2023 से हम बहुत बेहतर हुए लास्ट में जाकर। अलबत्ता हम मैच अपना हार गए, लेकिन ये है कि वो हारे अगर हम, लेकिन हम लास्ट बॉल तक कोशिश करते हुए नजर आए। हमारे प्लेयर्स भरपूर अंदाज में वहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जो सबसे अच्छी बात थी। अगर हम देखें तो हमें 2024 का आगाज़ कोई बहुत शानदार अंदाज में नहीं हुआ था। मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं गई, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छे हमारा नहीं गया वो, उसके बाद आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर हमारा PSL। इनफैक्ट लाहौर कलंदर्स जो है वो मुसलसल मैचेस अपने हारते रहे। लेकिन लास्ट में आकर हमने जिस तरह से सडनली एक कश्ती का रुख जो है वो बदला, और यहाँ पर हमने तब्दीलियाँ भी देखी, बहुत सारी हुई। आकिब जावेद साहब आए, फिर हमने यहाँ पर मैच जिस तरह से अपने विन किए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्ट्रीज कायम की, हमने वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को। तो उससे एक इब्हाम ज़रूर पैदा होता है, बल्कि मैं कहूँगी कि एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद 2025 में हम वही टीम बन के वापस आ सकते हैं जो किसी वक्त में पाकिस्तान टीम होती थी। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोग अच्छी टीम बन के साबित करेंगे। और इस साल का आगाज़ जो है जब ट्राई नेशन सीरीज़ से होगा तो वो अच्छे तरीके से उसका आगाज़ करेंगे और जीतेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ इंशाल्लाह। और उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीतेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि 9 मार्च को जो फाइनल होगा लाहौर में, वो पाकिस्तान ही खेलेगा और जीतेगा भी इंशाल्लाह। फाइनल अगर दुबई में भी होगा तो भी पाकिस्तान उसमें जा लाहौर में ही होगा। इतनी क्या बात हो गई है कि लाहौर में ही होना है? अल्लाह के हुक्म से लाहौर में ही होगा इंशाल्लाह। चलिए देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम ये देखें कि जिस तरह से स्टेडियम तैयार है और पाकिस्तान का एक भी मैच यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ी सी एक मतलब अफसोसनाक बात है कि होना चाहिए था। फाइनल लाहौर में होता है या फाइनल दुबई में होता है। आई विश के पाकिस्तान फाइनलिस्ट ज़रूर बने और चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो उठाए। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बल्कि ग्लव्स पहनकर अच्छे तरीके से, सर्दी बहुत होगी तो ट्रॉफी ठंडी होगी, तो इसलिए जो है वो ज़रा एहतियात को बरतते हुए ट्रॉफी के इंतजाम भरपूर अंदाज में करते हुए जाए। कितने पुर उम्मीद है कादिर आप हमारे प्लेयर्स को लेकर? अगर हम देखें इस वक्त हमारे पास फ़खर जमान, साइम अयूब, नाम तो हमारे पास बहुत बेहतरीन है। देखिए, ऐसे प्लेयर्स हमारे पास हैं और इमामुल हक की भी इंक्लूजन हो सकती है, जिससे हमारी बैटिंग डीप हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और इमाम हैं, फ़खर हैं, साइम हैं, ये ऐसे तीनों बैटर्स हैं और ऊपर से टॉप ऑर्डर के कि ये जो है वो लंबी इनिंग भी खेलना जानते हैं, ये टीम को साथ लेके चलना भी जानते हैं और अपने लिए नहीं खेलते। साइम ने जिस तरह सेंचुरी नहीं की थी, उससे ये ही जो है वो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट गया था कि ये लड़के अपने वतन के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और अपने लिए नहीं खेलते। अगर अपने लिए खेलना होता तो वो सिंगल लेके बॉलिंग एंड पर ना खड़े होते और वो सामने बैटिंग कर रहे होते और सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और देखिए उस चीज़ का उनको फ्रूट भी हासिल हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज़ का देखें, जब आपकी नीयत साफ़ होती है तब अल्लाह ताला भी आपको इसी तरह से इज़्ज़त से नवाजता है, जो साइम को इज़्ज़त से नवाजा। और जो बाकी प्लेयर्स हैं हमारे मतलब ODI में, कामरान गुलाम है, फिर उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर में सलमान अली आगा हैं। मैं समझता हूँ कि सऊद शकील को होना चाहिए, शान मसूद की भी इंक्लूजन बेहतरी की तरफ है कि अगर आप ODI में उसको रख सकते हैं तो आपकी ODI का स्क्वाड जो है वो काफ़ी डीप हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और बॉलिंग आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। सुफियान मुकीम आपके पास एक स्पिनर आया, शदाब की वापसी हो सकती है। उसके साथ साथ आप देखें अगर उसामा मीर आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, मेहरान मुमताज़ आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, फैसल अकरम आपके पास ऑप्शन में मौजूद है,
इब्रार आपके पास हैं, साजिद खान आपके पास हैं, नुमान अली आपके पास हैं, आपके पास स्पिनर्स की लॉट है। हाँ। और आप ये कहते रहे कि स्पिनर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं, तो आपके पास स्पिनर्स अच्छे मौजूद हैं। देखिए यंगस्टर्स में मौजूद हैं आपके पास, मुबस्सर, फैसल Exactly, मैं वही कह रहा हूँ, कासिम अकरम है, फैसल अकरम है, उसके बाद ये सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ है। ये ऐसे आपके नौजवान स्पिनर्स हैं जो आपको काफ़ी अरसे तक सर्व कर सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे बॉलर्स भी हैं ओडीआई में वो भी अच्छे हैं। हारिस रऊफ़ हैं, नसीम हैं, उसके बाद आपके जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये 3 आपके क्रीम फास्ट बॉलर्स हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो आमिर जमाल का भी कंसिडर कर सकते हैं ओडीआई में, आप अब्बास अफरीदी को भी कंसिडर कर सकते हैं ओडीआई में। आपके पास एक और फास्ट बॉलर आए थे जहादाद खान, आप उन्हें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है वो इस वक्त हॉट फेवरेट है चैम्पियंस ट्रॉफी लिफ्ट अप करने के लिए। और जिस तरह 3 उन्होंने सीरीज़ जीती हैं, मैं समझता हूँ कि उसके बाद से 3 यके बाद दीगरे जब उन्होंने सीरीज़ अपने नाम की हैं, उसके बाद से इम्पैक्ट यही गया है कि पाकिस्तान इस वक्त हॉट फेवरेट है, क्योंकि होम कंडीशंस भी हैं उसकी और क्राउड भी उनका अपना होगा, ग्राउंड्स भी अपनी होंगी, सारी चीज़ें अपनी हैं। तो वो एक फेवरेट ऑलरेडी फेवरेट होती है होम ग्राउंड जो होती है, होम टीम जो होती है। बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसे ही है। और आई विश के अच्छे मैचेस हमें देखने के लिए मिले, मैचेस में इंटरेस्ट का फैक्टर हो, एक वन साइडेड सिचुएशन ना हो, नेल बाइटिंग सिचुएशन हो लास्ट मोमेंट तक। यही चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है मैचेस को। कादिर, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेडियम्स, क्योंकि अभी जिस तरह से मतलब 2025 का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में हम अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की तरफ हैं, एंड आई होप कि हर चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाए टाइमली। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि इस साल के शुरू में हमने क्या अचीव किया है स्टेडियम्स के एतबार से? देखिए, अभी तो आज पहला दिन है और मैं समझता हूँ कि हमारी जो एंक्लोयर्स की सीटिंग कैपेसिटीज़ थी वो भी बड़ी हैं। एलईडीज़ आपके एक जिद्दत के साथ आपको आना चाहिए। फ्लड लाइट्स बहुत पुरानी लगी हुई थी जो कि लोड भी काफ़ी लेती थी इलेक्ट्रिसिटी का, और एलईडीज़ जो हैं वो आपकी कंजप्शन भी उनकी कम है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसका वो भी खर्चा कम है। मतलब मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यही सवाल आपसे करी थी कि अगर हम पास्ट में देखते हैं, 2024 का हम जनवरी देखते हैं, उस वक्त हमारी क्या कंडीशन थी, और आज 2025 के जनवरी की पहली तारीख में हमारी क्या कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेडियम्स? देखें, 2024 में जो स्टेडियम्स थे वो उसमें और आज की जो पिक्चर है, अगर उसका मुवाजना किया जाए तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि आपका अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम का मुवाजना किया जाए तो आप मेन बिल्डिंग को देखें तो वही रवायती पुरानी मेन बिल्डिंग जो कि काफ़ी अरसे से बनी हुई थी, फॉरेन बिल्डिंग ज़रूर नहीं बनी थी, और बाकी उसको छोड़ के तो बाकी सारी चीज़ें अब नई बन रही हैं, और 3 महीने में बनाना, उसको खड़ा करना बड़ी बात है कि आपने एक कितना बड़ा जाइंट जो आपका प्रोजेक्ट था आपने उसको कंप्लीट किया विद इन जो आपने ड्यू डेट दी थी उसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि देखिए, ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट होना 31 दिसंबर तक बड़ी जो है वो बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया है। जो भी मज़दूर हैं, जो भी लेबर है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, चेयरमैन साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का रिस्क लिया। ये रिस्क एक तरह का उन्होंने उठाया था कि चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है आपके पास और आप स्टेडियम को बिल्कुल नए सिरे से आप उसको तामीर करें। देखिए, कुदरती आफात का किसी को इल्म नहीं होता। हाँ। अगर आपने 10 अक्टूबर को शुरू किया, उससे पहले बारिशें हो रही थी, मॉनसून की बारिशें थी। अगर आपने 10 अक्टूबर को शुरू किया है तो खुदा न खास्ता अगर 10 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मुसलसल आपकी बारिशों के स्पेल रहते, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें वगैरह नहीं थी और नहीं हुई, जिसकी वजह से काम जो है वो एक तरफ से होता रहा। लेकिन बारिश भी रहमत होती है, होनी चाहिए थी, लोग चाह रहे थे, दुआ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरे एतबार से देखें तो स्टेडियम के एतबार से वो गलत था। आप देखें कि कुछ भी कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी होती अनहोनी कि स्टेडियम्स जो है वो उसके अंदर मसला आया था। ये रिस्क था बहुत बड़ा जो उठाया चेयरमैन ने, और इसको शुक्र अल्लाह का कंप्लीट किया। अब जो है वो 1 महीने के अंदर तमाम आपको सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि जनवरी 2025 के एंड पे उस स्टेडियम की लुक क्या निकलती है, और जिस तरह का वो अभी बन चुका है, जिस तरह का वो स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके ऊपर अब मेकअप होना बाकी है। अब वो मेकअप आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो कैसा उसको तैयार करता है।
बिल्कुल सही है। डिज़ाइन तो हम सब देख चुके हैं और अब देखना ही है कि उस डिज़ाइन पर अमल कितना स्ट्रांगली जो है वो होता है। जिस तरह के हम बात कर रहे हैं अपने सारे तमाम इवेंट्स की, चैम्पियंस ट्रॉफी की, उसी तरह एक और बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट जो टूर्नामेंट है हमारे पाकिस्तान की शान है वो है PSL। और PSL का भी आगाज़ है, आमद है और इसी महीने में जो है वो ड्राफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो कादिर ये बताइएगा कि कहा जा रहा है गवादर में उसको जो प्लान किया गया था प्रॉबेबली उसको शायद शिफ्ट कर दिया जाएगा लाहौर में। तो क्या इसमें कितनी सदाकत है इस खबर में, क्योंकि खबर भी आपने ही ब्रेक की है, और कितने यानी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस हवाले से कि प्रॉबेबली लाहौर के अंदर जो है वो हो जाएगी? देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी कोई खबर आती है तो मैं फौरी तौर पर जो है उसको ब्रेक करने की तरफ नहीं जाता। आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है इस चीज़ के हवाले से। मैं उसको बहुत सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद जो है वो देता हूँ। तो ऐसे नहीं होता कि आवाम सिर्फ पढ़ लेती है और वो ख़बर हो जाती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। मतलब आपने अगर वो उस खबर में छोटी खबर नहीं है कि गवादर से आप लाहौर मुंतकिल कर रहे हैं और सारी चीज़ हो रही। मैंने एग्जैक्टली और आपने देखें मैंने ये पहले भी खबर दी थी कि PSL की जो फ्रेंचाइजीज थी उसने जो मीटिंग हुई थी उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था गवादर के हवाले से कि वहाँ पर लॉजिस्टिक्स इशू हैं, वहाँ पर फ़्लाइट्स का इशू है, वहाँ पर होटलिंग का इशू है, वहाँ पर इंटरनेट के मसाइल हैं, मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ थे जिनको हाईलाइट किया था। तो PSL मैनेजमेंट कह रही थी कि हम लोग जो है वो इस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आपको जल्द बता देंगे। तो मेरे जो सोर्सेज हैं, जो हमारी फाख्ता हैं, उन्होंने रात को मुझे कंफर्म किया कि जनाब हमें रिटन में नहीं बताया, ऑफिशियली नहीं बताया, ज़ुबानी तौर पर आगाह कर दिया गया है कि लाहौर में हो रही है 11 जनवरी को, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सके। देखें ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी का काम है कि आपने जो है वो एक तरफ बड़े प्लेयरों को साइन भी करना है और दूसरी तरफ ये अरेंजमेंट्स भी करने हैं। तो PSL मैनेजमेंट की हिम्मत है और इस चीज़ का देखें इस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना बनता कि आपने ग्वादर से लाहौर की शिफ्ट कर दी। अच्छा हो गया, जो भी होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। आप PSL 10 अच्छे तरीके से करवाएं। तो क्यों ये स्टेडियम क्यों बना रहे हैं अगर हमने लाहौर में कुछ तो कोई तकरीब भी नहीं करनी है? वो जो PSL ड्राफ्ट है वो तकरीब शुरू से ही लाहौर के NCA में होती है। हाँ। ये वहाँ पर ही कनोपी लगती है और वहाँ पर ही सारी ड्राफ्टिंग होती है, अंदर बैठे होते हैं, सारा सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ है कि अभी जो सोर्सेज ने बताया उन्होंने कहा जी लॉजिस्टिक इशू हैं और अभी तक जो है वो इम्कान है इसका कि यहाँ पर लाहौर में इसको मुंतकिल कर दिया जाए, और अभी तक उस ऑफिशियली तौर पर PSL की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। 3 तारीख जो मुझे पता लगी है, 3 तारीख तक हतमी फ़ैसला होगा और हतमी ऐलान भी होगा कि ग्वादर से लाहौर शिफ्ट हो रही है। बाकी मुझे ब्रॉडकास्टर्स राय ने और दीगर जो PCB से राय हैं उन्होंने कन्फर्म किया है कि ग्वादर से लाहौर मुंतकिल कर दी गई है जो PSL की ड्राफ्टिंग है तकरीब उसको। अब फिर उससे पहले जो एक ख़बर आई वो बहुत अच्छी खबर थी। देखिए हमने मुतअद्दिद मरतबा अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम व्यूअर्स को बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा बड़े नाम आएंगे और IPL में अनसोल्ड रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो है। तो रात को एक बड़ा नाम आया डेविड वार्नर की शक्ल में। तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाता है, शुएब खालिद को इसका क्रेडिट जाता है, सलमान नसीर साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है वो हार नहीं मानी और उन्होंने डेविड वार्नर को साइन अप उन्होंने कर लिया, रजिस्ट्रेशन करवा ली है PSL के लिए। अब देखें कौन पिक करता है, किसके सर जो है वो डेविड वार्नर का सेरा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि उसको पिक करे। देखिए हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन है कादिर, यू आर प्रो अबाउट दैट एंड आई फील दैट कि डेविड वार्नर ने भी बहुत क्रिकेट खेली हुई है। अब हमें आई विश कि अगर IPL के साथ हमारा ये विंडो ना होती तो प्रॉबेबली मैं ये सोचती कि शायद जोफ्रा आर्चर हमारे पास होते हैं, हमारे पास जो है वो मतलब जॉस बटलर जैसे नाम होते हैं, हमारे पास वो नाम होते हैं। खैर DCB ने तो मना ही कर दिया अपने प्लेयर्स को PSL खेलने से, लेकिन ये है कि यंग प्लेयर्स की अगर PSL होती इस बार, जिस तरह से एक उन्होंने नाम बनाया है, जिस तरह से सैम कॉन्स्टास ने अपना एक नाम बनाया है शुरू की इनिंग्स खेलकर, फिर विराट कोहली वाले कंट्रोवर्शियल मैटर की वजह से, तो डेविड वार्नर को बहुत बार हम देख भी चुके हैं। तो फॉर मी इट्स नॉट दैट एक्साइटमेंट मेरे लिए कोई वैसा पहलू नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ फ्रेंचाइजीज के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि उनका जो गोल था वो उन्होंने उसको अचीव किया है। एंड आई विश के एंटरटेनमेंट का फैक्टर जो है वो भरपूर हो। देखिए सबसे अच्छी बात हमारी PSL की ये है कि हमने लोकल हमने अपने प्लेयर्स की वजह से इसको हमेशा से इंटरेस्टिंग बनाया है।
हमने शाहीन, बाबर, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, इन लोगों को देखने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको परफॉर्मेंसेस देनी है बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग जो फ्रेंचाइज़ है वो कौन सी लग रही है? देखिए अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी फ्रेंचाइज ने अपनी रिटेंशंस का ऐलान किया है और क्या ट्रेडिंग हो रही है अभी कुछ समझ नहीं लग रही। दूसरी चीज़ है कि जब आपके स्क्वाड तश्कील दिए जाते हैं ड्राफ्ट के हवाले से, जब ड्राफ्टिंग होगी 11 को, तो 11 की रात को जब स्क्वाड मुकम्मल हो जाएंगे उस टाइम आपको पिक्चर क्लियर होगी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा जो है वो, कौन सी आपकी जो है वो फ्रेंचाइज़ है और कौन सी टीम है। आया वो कराची है, कोयटा है। हाँ, कराची से मुझे ये चीज़ जो है वो सोर्सेज ने कंफर्म ज़रूर की है कि शान मसूद, उसके साथ साथ आप देखें कि उनका जो है जाहिद महमूद, इरफान खान नियाजी और हसन अली, ये 4 नाम ऐसे हैं जो उन्होंने रिटेन किए हैं, जो उनके पास ही रहेंगे। शुएब मलिक के बारे में इतलात ये हैं कि उनको रिटेन ना किया जाए। ठीक है, वो काफ़ी अरसे से वो शुएब मलिक उधर खेल रहे हैं। हाँ। तो मोस्ट प्रॉबली इम्कान ये है कि शुएब मलिक को रिटेन ना किया जाए, वो ड्राफ्ट में जाएं। तो ये अभी तक की बड़ी खबर है कि कराची किंग्स शुएब मलिक को रिटेन ना करने का इम्कान है उनका। और उधर से सऊद शकील कप्तान होंगे कोयटा से। लाहौर से 3 प्लेयर तो रिटेन होंगे, फ़खर जमान भी होंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स में। मेरा नहीं ख्याल सरफराज अहमद होंगे। आई डोंट थिंक सो कि सरफराज अहमद होंगे। लेकिन सरफराज अहमद हो सकता है कि कोचिंग की तरफ चले जाएं, असिस्टेंट कोच लग जाएं या बैटिंग कोच लग जाएं या मेंटोर करके कुछ आ जाएं। अलबत्ता मुझे स्क्वाड में मुश्किल लग रहा है उनका। ऐलान उन्होंने कोई ऐसा ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन इफ़ यू आर सेइंग तो फिर हो सकता है। और लाहौर कलंदर्स में, लाहौर में फ़खर, शाहीन, हारिस, ये तीनों तो मुझे लगता है कि रिटेन होंगे। जमान भी हो सकता है कि रिटेन हो। ये 4 का तो कंफर्म है कि रिटेन होंगे। और पेशावर ज़ल्मी में बाबर, तो बाबर रिटेन तो कंफर्म है। प्लस साइम का जो है वो 4-5 फ्रेंचाइजी उसके पीछे पड़ी हुई हैं कि साइम हमें दे दें, साइम हमें दे दें। तो अब ये उसकी अभी बातचीत जारी है। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या करता है, क्या कितना रेट बढ़ाता है, क्या चीज़ें करता है, तो उस पर डिपेंड करता है। वैसे कहाँ तक जिसकी लिमिट जो है वो जारी है अगर हम देखते हैं तो? देखें, मुझे हमेशा से जो मेरी फेवरेट रही हैं वो 3 टीमें रही हैं, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर। ये तीनों ऐसी टीमें होती हैं जो आपको किसी वक्त भी मैच का पासा पलट देती हैं और इनके मैच देखने का भी मज़ा आता है। आप दूसरी तरफ देखिए, शादाब हैं तो वो भी जारहाना कप्तान, फिर उसके बाद आज़म खान उधर हैं, फिर आसिफ अली हैं, फिर मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनके पास अच्छे आर्डिटर हैं और वो सारा एक ही मतलब रोटी गैंग ही है। तो हसन अली चूँकि टूटे थे, कराची में गए थे, हाँ। तो इस वजह से फिर वो हुआ। हाँ, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं ज़रूर कि मतलब अब जो इस मरतबा स्क्वाड तश्कील दिया जाता है PSL का, वो क्या होता है। अच्छा, कादिर, कामरान गुलाम का रुझान जो है वो किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये कामरान गुलाम लाहौर कलंदर्स से खेलते आए हैं और आपको याद होगा एक दफ़ा हारिस रऊफ का और कामरान गुलाम का वो आई थिंक कैच छोड़ने पर काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी, सारी जो है वो चीज़ें सामने आई थी। लेकिन वो एक फैमिली की तरह है। हारिस भी बहुत अच्छा लड़का है और कामरान गुलाम भी अच्छा क्रिकेटर है। तो मेरा ख्याल है कि कामरान गुलाम को लाहौर वाले ही रखेंगे अपने पास ही। बिल्कुल सही है। और ख्वाजा नाफे, लास्ट टाइम उन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया था, कोयटा में ही रहेंगे वो। इस बार भी कोई चेंजिंग ऐसी नहीं है, ज़्यादा तब्दीलियां नहीं है PSL में, तकरीबन वही चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई तब्दीली होगी तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अब देखना ये कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास जो है वो कौन सी टीम उनको रिटेन करती है, क्या होता है, ड्राफ्टिंग का सिलसिला किस तरह से जाता है। वी आर टू क्लोज टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। कमिंग टू द मैचेस नाउ, हमारा 3 तारीख को मैच शुरू है दोबारा से। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आमने सामने होंगे और आखिरी मैच है साउथ अफ्रीका सीरीज़ का। टेस्ट में हमने तजुर्बा तो हासिल कर लिया है, जैसे लास्ट टाइम रिजवान ने कहा था ना, लर्न, इस बार हमने उनको दे दिया, तो लर्न इस बार जो है वो हमारे से आया। लेकिन यह है कि दूसरा मैच जो है वो खासा इंटरेस्टिंग हो सकता है। डोंट यू थिंक कि हमें कुछ तब्दीली इसके अंदर कर लेनी चाहिए या इसी के साथ जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से आमिर जमाल की जगह आपको मीर हमज़ा को रखना चाहिए और एक दफ़ा मीर हमज़ा को ट्राई करना चाहिए, या आमिर जमाल की जगह या नसीम शाह की जगह। आपके पास 2 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी जगह आप रिप्लेस करके लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि मीर हमज़ा भी जस्ट लाइक अब्बास की तरह वो स्विंग करता है, पेस भी है उसके पास और उसको पता है कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है, तो वो भी विकेटें ले सकता है अर्ली ओवर्स में। खुरम शहजाद भी आपका इस वक्त जो है वो स्विंग कर रहा है,
मीर हमज़ा भी स्विंग करना जानता है, और अब्बास जो है वो आपको पता है वेरिएशन है उसके पास, स्पीड नहीं है लेकिन तजर्बा है, और तजर्बे से वो बॉल को नचाते हैं जिस तरह मोहम्मद आसिफ किसी दौर में करते थे। तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस अच्छी बन सकती हैं, और बिल्कुल आपके पास स्पिनर्स के पास आपके स्पिनर्स भी मौजूद हैं, सलमान अली आगा भी हैं, उसके बाद आपके पास साइम अयूब भी हैं, उसके बाद आपका जो इब्रार हैं वो भी हैं। तो आपके पास स्पिनर्स की मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर हैं। नुमान अली भी आपके पास स्क्वाड में हैं, तो नुमान अली से भी आप कर सकते हैं। और देखें अब क्या अभी डिसीजन होता है। अभी तो टीम वहाँ पर पहुँची, आज प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी कि कौन कितना फिट है, क्या किस कंडीशन में कैसी बॉलिंग कर सकता है। बिल्कुल सही कादिर, कल एक कमेंट भी था और इट्स वेरी ट्रू कि जो तजर्बाकार खिलाड़ी होते हैं उनको कोचिंग इतना असरअंदाज उन पर नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोचिंग का एक अपना रोल ज़रूर होता है। अभी मैं देख रही थी कि अगर हम बात करें सिकंदर बख्श, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि अज़हर महमूद की जो सिलेक्शन है एज एन असिस्टेंट कोच, जो वो अपना रोल निभा रहे हैं, वो समझ से बाहर है। तो बिल्कुल ठीक कहा है सिकंदर भाई ने, और सिक्कू भाई ने हाईलाइट अच्छी चीज़ की है कि वो एक साइंसदान हमारी टीम के साथ मौजूद हैं जो करते कुरते कुछ भी नहीं है और टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अपना डी ए बना रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें उनको देखनी भी चाहिए, चेयरमैन साहब को भी देखनी चाहिए, बाकी लोगों ने भी उनको हाईलाइट की है कि अज़हर महमूद का उनके साथ टीम के साथ कोई काम नहीं है। अज़हर महमूद जस्ट जो है वो टीम के साथ हल्ला गुल्ला और मतलब दोस्ती यारी के चक्करों में फैमिली मतलब माहौल जैसा उनका है, तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी लड़के पे वर्क कर रहे होंगे। आकिब जावेद ज़रूर उधर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, जो कि नज़र आ रही है लड़ते हुए। हाँ। लड़के दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले हमें इस तरह के जो लड़के थे वो लड़के दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अलबत्ता अज़हर महमूद का बिल्कुल सिक्कू भाई ने सही हाईलाइट किया कि अज़हर महमूद आप इधर देख लें तो गोरे कोचेस के साथ उनकी एंटी सेंटी थी, लेकिन अब गोरे कोचेस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जल्दी टिक सकेंगे, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग है वो आई थिंक सो के फॉरेन कोचेस के साथ होती है। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि अज़हर महमूद ज़्यादा देर तक पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। ये भी बड़ी खबर है। खैर एक समझ लें कि इशारा जो है वो हो गया है, अब देखते हैं कि कब इसके ऊपर अमल होता है। इसी किस्म की एक गुफ्तगू, क्योंकि अभी हाल ही में मैचेस हो रहे हैं और इस हवाले से सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बहुत बड़ा नाम तौसीफ अहमद साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मिसबाउल हक को इशू था मोहम्मद अब्बास को टेस्ट खिलाने से। इसमें कितनी हकीकत है कादिर? देखिए, जिसको भी कोई इशू था ना उसने जवाब दे दिया। 3 साल आपने एक फास्ट बॉलर को बाहर रखा, आपने इंग्लैंड में भी खेला जाके, आपने मुतअद्दिद आउटसाइड जाके जगहों पर खेला, आपने होम सीरीज़ में भी टेस्ट मैचेस खेले, आपने अब्बास को शामिल नहीं किया। लेकिन क्या रीज़न थी इसकी? रीज़न यही थी, वो लोग साइंसदान थे और वो कहते थे कि जनाब हमें जो है वो जो कोचेज़ और जो सिलेक्टर्स थे वो कहते थे कि जी हमें जो है ना वो इसकी स्पीड नहीं सही, इसकी स्पीड जो है वो स्लो है और इस वजह से जो है ना वो इसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये इशू था, बाकी और कोई इशू नहीं था ऐसा सच। लेकिन ये है कि फिर भी आप देखें कि अभी जिस तरह से अब साजिद को इतने यानी लाया गया, उसके बाद उनको फिर से शामिल नहीं किया गया। बेशक स्पिन कंडीशंस नहीं थी या जो भी था, अनुमान अभी हमारी प्लेइंग 11 में नहीं है, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा तो है। इसी तरह से साजिद स्क्वाड का हिस्सा तो हो सकते थे। कब तक हम लोग इसी तरह से खिलाड़ियों का वक्त ज़ाया करते रहेंगे? अगर हम देखें कामरान गुलाम को हमने बहुत देर के बाद मौका दिया, वो डेब्यू जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त तक बाबर कितनी क्रिकेट खेल चुका है, तो हम कब तक इसी तरह से जो है वो खिलाड़ियों का वक्त ज़ाया करते जाएंगे और उनकी उम्र ज़ाया करते जाएंगे? और जब उनकी क्रिकेट के सिर्फ 3-4 साल बाकी रहते हैं उस वक्त हम उनको कहते हैं कि आ जाओ भाई खेल लो, नहीं खेला जा रहा तो चले जाओ। तो ये जो सिलसिला है इसको ठीक करने की तरफ कितना काम किया जा रहा है? देखिए, अब जो है वो सिलसिला तो टूटा है कि आप प्लेयर को मौका नहीं देते और उसको एक मैच में मौका दे के अगले मैच में निकाल देते हो। अब वो शुक्र है, वो जिसको कहते हैं ना कहावत है गुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो वो शुक्र है गुफर टूट गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि अब अच्छी चीज़ें होने लग गई हैं, शुक्र अल्लाह का। और आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कोचेस, आपका चेयरमैन, आपका बोर्ड प्लेयर्स को मौका देना शुरू कर दिया है और उन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं जो काफ़ी देर से निगलेक्ट हो रहे थे और काफ़ी देर से इग्नोर हो रहे थे, जिनमें डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ख़ास तौर पर शामिल हैं जो काफ़ी अरसे से जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे और काफ़ी अरसे से बैकग्राउंड पे थे और बैक स्क्रीन पे थे। अब शुक्र है कि उनको जौहर दिखाने का मौका मिला और उन्होंने दिखाए भी। आप देखें, कामरान गुलाम को जब एंटर किया उन्होंने रन्स किए, उसके बाद आप सुफियान मुकीम को देखें, उसने रिकॉर्ड बनाया, मतलब उमर गुल का रिकॉर्ड जो था वो भी उन्होंने किया ब्रेक। तो ये आप यंगस्टर्स को जब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे
जब तक उसे ये नहीं कहेंगे ना कि आपकी 4 सीरीज पक्की हैं, आप परफॉर्मेंस दो, वो फिर जो है ना वो फ्री माइंड से खेलेगा और अपनी गेम करेगा। जब आप प्लेयर को यही नहीं पता होगा, इनसिक्योरिटी होगी कि मैंने आज का मैच खेलना है, उसके बाद मुझे कल का मैच खेलना नसीब हो या ना हो, आज ही जो है वो कर लो, तो उस प्रेशर में उससे बॉलिंग भी नहीं होती और ना बैटिंग होती है। जब आप प्लेयर को स्क्वाड में शामिल करते हैं तो फिर आप उसको कह दें कि भाई आपको 5 अगर मैचेस की सीरीज़ है तो आपको 5 मैच पूरे मिलेंगे, आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी गेम करनी है, रिलैक्स, आपके पीछे हम खड़े हैं, कोई मसला नहीं है, आपको हम जानते हैं कि आप में एबिलिटी है, आप में जो है वो करने की सलाहियत है, तो आप कर सकते हो। तो लिहाजा किसी की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया की, सोशल मीडिया की, किसी बंदे की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ ग्राउंड में, जाओ अपना खुल के खेलो जैसे आप डोमेस्टिक में खेलते हो। सरकारी नौकरी की तरह आपकी ना आपको वो प्लेयर रन्स करके दे या आपको विकेटें लेके दे तो फिर आप कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये होता है अलमिया कि यहाँ पर आपको पता नहीं होता कि आपने कितनी देर टीम में रहना है, कितनी देर टीम में नहीं रहना। आप 50 की, अब यहाँ पे ये भी होता है कि 50 की एवरेज वनडे में हो और वो बेचारा बाहर बैठा हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी होता है कि वो आप जो है वो टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो और वो बाहर बैठ जाए, सिर्फ क्या कप्तान की और कोच की जो है ना वो अना की खातर, उनको पसंद नहीं है प्लेयर, उनकी बात नहीं मानता, उनसे इशू है, चलो इसको बाहर निकाल दो। देखिए ये पसंद नापसंद तो खैर हमारे साथ चलती आ रही है और इसने हमें खासा नुकसान भी दिया है। आपने जिस तरह से बात की खुलकर खेलने की, उससे मुझे एक और बात याद आ गई कि अभी जिस तरह से भारत को शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया से, तो उसके ऊपर गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में जाकर अच्छा खासा एग्रेशन दिखाया प्लेयर्स के हवाले से और उनको डांटा भी और उनसे बात की कि खुलकर खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही अंदाज में खेलते चले जा रहे हैं, आपको हिकमत अमली पर चलना है और उस पर अमल करना है। तो ये जो प्लानिंग और जो उनका एक एग्रेशन था, गौतम गंभीर पर्सनली एक बड़े एग्रेसिव और बड़े इंट्रोवर्ट सा साउंड करते हैं वो। मैं उनसे मुलाकात तो मेरी नहीं हुई है, बट व्हाट आई सी, व्हाट आई ऑब्जर्व इज द सेम लाइक दैट। तो क्या लगता है कि उनका ये एग्रेशन इतना असरअंदाज होगा कि शायद आखिरी मैच जो है वो भारत अपने नाम कर लेगा? देखें, आपने इससे पहले एक जुमला बोला था कि जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, जो प्रो प्लेयर्स होते हैं, उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो गौतम गंभीर उन पे क्या कोचिंग करेंगे? वो तो खुद कोच बन सकते हैं, ठीक है, क्या कोचिंग कर सकते हैं? मतलब कोच का ये होता है कि अगर कोई प्लेयर गलती कर रहा है तो उसको गलती को बताना, क्योंकि प्लेयर जब गलती करता है वो अपनी गलती मानता नहीं है, उसको लग रहा होता है कि वो जो कर रहा है वही ठीक है। सामने वाला, देखने वाला कहता है कि यार ये जो है ना शॉट्स इधर खेलनी चाहिए थी, इसका हेड इस तरह जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। कोच का काम है ये करवाना। कोच का ये काम नहीं कि बैट पकड़ के उसको बताना कि जी ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, या अपनी टेक्निक बदलो। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है कि एक प्लेयर जो है वो जिसकी टेक्निक थी, अच्छा खेलता था, उसकी टेक्निक ही चेंज करवा दी गई ज़बरदस्ती। मतलब काफ़ी जो है वो प्रोफेसर यहाँ पर गुजरे हैं हमारे, तो वो प्रोफेसर जो हैं वो काफ़ी हद तक अपने स्टूडेंट्स को ख़राब करते रहे, उनकी टेक्निक, उनको बताना जी ऐसे वैसे। भाई आप हैं प्लेयर, ठीक है, हमने माना आप प्लेयर हैं, लेकिन अगला भी जो आया है पाकिस्तान में, जो 25 करोड़ आवाम में से नुमाइंदा निकला है, वो कुछ ना कुछ सलाहियत तो रखता है कि आपके सिलेक्शन ने, कमेटी ने आपको सिलेक्ट करके दिया। तो इसलिए आप उसको समझाने की बजाय आप उसको डांट रहे हैं, ओए तोए करके बुला रहे हैं। तो ये कल्चर यहाँ पर चेंज होना चाहिए, और ये सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर है, ये एशियन कंडीशंस में ये बिल्ट इन कल्चर है कोचेस का, कि वो अपने से बेहतर जो है वो किसी को नहीं समझते, और चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमें जो पता था वही सब कुछ था। भाई आप 10-15 साल पहले की टेक्निक वाले हो, वो आजकल की लॉट है, आजकल के खेलने वाले हैं, वो स्कूप शॉट मार देते हैं, वो उल्टे बैट से छक्का मार देते हैं। आपने कभी उल्टे बैट से छक्का मारा किसी प्लेयर ने? मतलब पिछले द्वार में देखें, कोई सोच सकता था कि उसको जो है वो जिस तरह डिविलियर खेलता था, हाँ। उस तरह सुनील गवास्कर या आपके जो जवेद मियांदाद या इंजमाम वो खेलते हो? यार जब आपके पास जिद्दत आती है, आपकी नई एक दुनिया में आप सेंचुरी में एंटर होते हो, नए साल में एंटर होते हो, वैसे वैसे आप तरक्की करते रहते हो। आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए, सीखनी चाहिए तरक्कियां, कि कैसे तरक्की करते हैं, कैसे नई शॉट्स डेवलप हो सकती हैं। लोग आज भी एबी डिविलियर को क्यों 365 के नाम से बुलाते हैं? क्योंकि उसने वो रुचि चेंज कर दी है, हाँ। कि भाई वो आपने वी में खेलना है, आपने इधर खेलना है, आपने उधर खेलना है। एक बेसिक्स जो होती थी कि सामने खेलना है, बिल्कुल उसने बताया है कि इधर भी खेलना है, उधर भी खेलना है, पीछे भी खेलना है, आगे भी खेलना है, इधर भी खेलना है, स्क्वायर लेग पे भी खेलना है, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट पे, हर जगह खेलना है।
उसी तरह उसको कॉपी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। और इसी तरह खेलते हुए साइम अयूब भी नजर आया हमें। साइम अयूब का तो वो जो स्टाइल है या नो लुक शॉट है, वो तो आपको बड़ी परफेक्शन चाहिए होती है, वही आपकी एक परफेक्ट शॉट भी होती है और वही आपकी वीकनेस भी होती है। आप सूर्य कुमार यादव को देख लो, आप साइम अयूब को देख लो, आप जो है उनको मैक्सवेल को देख लो, जितने आपके जो अच्छे हार्ड हिटर हैं वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। वो लेग साइड पे हाली नहीं मारते। हाँ। वो टांग लगा के ऑफ साइड को बॉल को कैंची नहीं मारते लेग साइड पे लेके। वो जिधर की बॉल आएगी उधर को मार देंगे। अब सलमान अली आगा ने जो शॉट खेली है, जो उल्टे बैट से उन्होंने मारा है पीछे, वो आप मुझे बताएं 10, 15, 20 साल पहले जो लड़के खेलते रहे हैं, जो प्लेयर्स खेलते रहे, लाइक मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंतमाम उल हक, जवेद मियादाद, आपके मुतद्दिद ऐसे प्लेयर्स हैं जो पुराने ये गुजरे हैं, जो कोचेज हैं, मिसबाह उल हक इवन, उन्होंने कभी इस तरह की उल्टे बैट से शॉट मारी? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उल्टे बैट का हम रिस्क लें, नहीं ना सोचा। तो जब आपके पास उस तरह की शॉट्स नहीं थी, अब ये नई शॉट्स आई हैं, तो आप उन प्लेयर्स को क्यों डांट डपट करके रोक रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं खेलना? आप उनको जो उन्होंने खेलना है वो उन्होंने अंदर जाके भी खेलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात वो ये मानेंगे कि आपको जो है ना वो थोड़ा सा वो आपको कंट्रोल में रखेंगे बॉल को, अपने आप को, और फिर मारदाड़ करेंगे। आप सूर्य कुमार यादव को कहें कि आप जो है ना वो टुक टुक करके खेलें, वो खेलेगा नहीं, उसकी तो गेम बर्बाद हो जाएगी। अब जैसे ऋषभ पंत को सुनील गावस्कर बहुत गुस्से में आ गए थे। देखें ठीक है, उनका कंट्री है और वो एक एग्रेशन जो है वो हो जाता है, लेकिन पर्सनली पहली बात तो ये है कि वो कमेंटेटर थे और कमेंट्री के दौरान जो है वो शायद थोड़ा सा खुद को रोक लेना चाहिए था, लेकिन जज्बात थे। और दूसरी बात यह है कि ऋषभ पंत जिन्होंने खेला, ठीक है, मतलब उन्होंने मार दी शॉट अब, लेकिन ये है कि इट डजंट मीन कि अब क्यों ना इंसान होता है ना, तो वो शॉट्स खेलते हुए समटाइम्स नहीं पता चलता है। मुतअद्दिद बार ऐसे होता है कि प्लेयर्स शॉट कुछ और खेलना चाहते होते हैं, कोई और लग जाती है। आपके माइंड से ये चीज़ जो है वो, जब आप प्रेशर होता है, आपको नहीं पता होता है कि फील्डर खड़ा है, मैंने वहाँ पर नहीं खेलना है, हो जाती है मिस्टेक। लेकिन ये है कि उस वक्त एग्जैक्टली जो है वो टर्न हुआ भारत की सिचुएशन का, बट इट डजंट मीन के बाद प्लेयर्स को बिल्कुल ही स्नब करना शुरू कर दे। यही ऋषभ पंत है जिसने बहुत शानदार अंदाज में T20 का वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, अर्शदीप सिंह ने दी हैं, रोहित शर्मा ने दी हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में जाकर इन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। रिंकू की जगह पर किस तरह से मतलब उन्होंने खुद को जो है वो मैनेज किया है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखें कहते हैं ना कि अच्छाई इंसान की जो है वो भूल जाती है और एक बुरा काम जो है वो 1000 अच्छाइयों पर भारी होता है। तो सुनील गावस्कर जो हैं वो काफ़ी हद तक रैश हो गए थे और काफ़ी रूडली उन्होंने, उनका लहजा था जो कि उनको नहीं अपनाना चाहिए था। चूँकि उनके नाम की ट्रॉफी ये जो है वो हो रही है, ज़रूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर को जो 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको आप स्टूपिड कह रहे हो, स्टूपिड कह रहे हो, स्टूपिड कह रहे हो, और पूरी दुनिया आपको सुन रही हो। मतलब आप जो है, आपने तो कह दिया, अब वो जहां से गुजरेगा लोग उसे स्टूपिड कहेंगे, मजाक बना सकते हैं। ठीक है, आपने तो कह दिया। भारत के ना बनाए, क्या ऑस्ट्रेलिया में वो रह रहे हैं, वहां पर लोग नहीं कह सकते? भाई आपको पूरी दुनिया सुनती है ना। आप जब कमेंट्री करते हैं तो आपको पूरी दुनिया सुन रही होती है। आपने बड़े अल्फाज जो है वो छान छान कर आपने बोलने होते हैं और ये चीज़ें जो है वो आपके गले पड़ जाती हैं। आपकी मतलब एक प्रेजेंटर थी, उसने एक मजाक में एक जुमला बोला, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी फिर ऑन कैमरा, ठीक है, जो ब्रॉडकास्टर्स की एक प्रेजेंटर थी, और उन्होंने माफ़ी मांगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में, किसी की तज़हीक की, उसने माफ़ी मांगी। फिर इस तरह कई मरतबा ऐसे हो चुका है कि रमीज़ राजा से जब ये हुआ मामला, तो शान मसूद को उन्होंने कहा कि आपने पुराने मैचेस नहीं जीते, अब इंग्लैंड से हम मैच जीते हैं, रावलपिंडी में आई थिंक सीरीज़ जीते हैं। उसके पहले जब उन्होंने कहा कि जी आप बांग्लादेश से हार गए, ये हार गए, वो हार गए, तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। आपको इसीलिए बहुत संभल के और ध्यान से बोलना चाहिए ताकि आपका कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बने, और फिर आपको बायस शर्मिंदगी का बायस बने। तो आप बाद में जो है वो आप माफ़ी मांगने के बजाय पहले ही जो है वो सोच समझ कर इस तरह का जुमला बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ गलत है एक इंटरनेशनल प्लेयर भी थे वहाँ पर, नहीं गलत था, उनको काउंटर करना चाहिए था। और देखें ये चीज़ जो है वो गलत है कि आप चाहे सीनियर हों, मैं वही कहता हूँ ना कि ये जब सीनियर हो जाते हैं ना, जब आप एक बड़े प्लेयर हो जाते हैं या एक्स प्लेयर हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे से बड़ा प्लेयर कोई नहीं था। खुद चाहे 5 दफ़ा 0 पे आउट हुए हों, ठीक है, होता है, डेफिनेटली होता है ना, इंसान है, क्रिकेट गेम जो है वो बाय चांस है। तो आप जो है वो खुद अपना रिकॉर्ड इनका निकाल के देख लें, खुद हो सकता है 30 दफ़ा इस तरह की शॉट्स मारी हूँ,
ठीक है, कोई गलत शॉट मारी हो, इसका मतलब ये है कि आपको लोग स्टूपिड कहना शुरू कर दें, तो ये पैथेटिक है और बिल्कुल ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इस पर तनकीद हो रही है ऑलरेडी और काफ़ी हद तक शेयर भी हो रहा है। आप मुझे बताएं, ऋषभ पंत जो है वो छोटा प्लेयर है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा महंगा फरोख्त होने वाला प्लेयर, एक आप उसको स्टूपिड कह रहे हैं। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी वो जाएगा तो लोग उसे स्टूपिड कहेंगे, मतलब वो फ्रेंचाइज मतलब उसका मजाक उड़ाएंगे ना कि गवास्कर के सुनील गावस्कर ने कह दिया भाई कि स्टूपिड है ये, तो ये तो स्टूपिड है। अब वो फैमिली के साथ जा रहा हो और लोग उससे कहें जी स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तो ये तो उसको फिर समझ लग जाएगी ना। नहीं जाने देते हैं ना लोग। तो मुझे आप बताएं कि अब अगर वो कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, तो लोग फोन पे वैसे ही खड़े हों, मतलब क्या पता लगता है कि सामने वो ऋषभ पंत को देख रहे हैं और उसको फोन पे ऐसे मतलब शो कराएं कि मैं फोन पे किसी को स्टूपिड स्टूपिड कह रहा हूँ, उसको तो फील होगा कि ये मुझे कह रहे हैं। हाँ। तो ये चीजें गलत हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। वो एक बहुत काम प्लेयर है, जितना मैंने उसको देखा है ना, नहीं अच्छा प्लेयर है और वो प्रेशर नहीं लेता। बांग्लादेश की टीम को बता रहा था कि यहाँ पे खड़ा करें फील्डर्स को। नहीं वो प्रेशर नहीं लेता। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलता है और रिस्क फ्री शॉट्स खेलता है। हाँ। मतलब ऐसा ही प्लेयर होना चाहिए जो दिल गुर्दा रख कर आए पिच में और ग्राउंड पे आके अपना आप बताए कि मैं जो है ना वो डरता डुरता नहीं हूँ, चाहे सामने जो मर्जी लगाओ। तो यही प्लेयर कामयाब होता है, इसीलिए प्लेयर्स का नाम बनता है। आप सूर्य कुमार यादव को याद रखते हैं, क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो डर के नहीं खेलता, जितनी मर्जी बॉल आएगी वो इधर उधर घुमा देगा। रोहित शर्मा को क्यों याद करते हैं, बाबर को क्यों याद करते हैं? आप बाकी जो हमारे प्लेयर्स जिस तरह हैं, जिस तरह इफ्तिखार थे क्यों आसिफ अली को याद करते हैं? हाँ। वो डर के नहीं खेलते थे ना। आपको जब तक डर होगा बॉल का कि जी बॉल आएगा, इसको हम किधर खेलेंगे, आउट हो जाएंगे, जब आपके जहन में आउट होने का खतरा आ जाएगा ना, आप इस जहन से जाएं कि मुझे कोई आउट ही नहीं कर सकता, तो फिर आप रन्स भी करेंगे। आप देखें कादिर, अगर आपको याद हो तो एक वक्त था कि वहाब रियाज जब खेलते थे ना, तो वो लास्ट में आके वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे देते थे। हाँ। तो वो क्यों होता था कि उन्हें मतलब बैटिंग तो अब है तो बैटर तो है नहीं, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। लीड्स में आपको याद है 2019 वर्ल्ड कप में उधर था लीड्स में आई थिंक, हाँ, और वहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान का बड़ा खूनखार मैच चल रहा था। इमाद वसीम खड़े थे और वहाब रियाज थे। वहाब रियाज का अंगूठा टूटा हुआ था, ठीक है, उस मैच में, और हम लोग बिल्कुल सामने खड़े थे। अच्छा। और उस टाइम पे नेल बाइटिंग सिचुएशन थी। हाँ। अफगानी शहरियों ने पाकिस्तानियों को बाहर जो है वो बड़ा हंगामा किया था और हल्ला गुल्ला किया था, बड़ी बदतमीजियां की थी, ग्राउंड के अंदर भी सीटियां मारनी शुरू कर दी थी। अच्छा, उस मैच में इमाद को क्रेडिट जाता है, इमाद ने जो है वो मैच निकाला, फिर वहाब ने छक्के मारे राशिद खान को टूटे अंगूठे के साथ, मैच उन्होंने बनाया। तो आपको ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। समटाइम्स टेल एंडर्स कर जाते हैं। नसीम शाह परफॉर्मेंसेस दे रबाडा ने नहीं किया, रबाडा ने किया, एग्जैक्टली। ये आपके सामने एग्जांपल हाल में जो है वो आपके पास परफॉर्मेंस है। तो मतलब ये होता है ना कि टेल एंडर्स भी क्योंकि उनको अपनी कोई वो बनानी नहीं होती है इमेज के। यार नसीम शाह ने 2 छक्के नहीं मारे, वो आज भी किसी को नहीं भूलते। अच्छा, वो इंडिया वाले मैच में भी वो अपनी भरपूर अंदाजे परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे, बट ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि मैं किसी तरह से जो है वो मैच हार गया। इसी वजह से शायद हमने उनको रोते हुए भी देखा है। लेकिन आई विश कि ऐसी कोई सिचुएशन हमें इस बार नजर ना आए, हम क्लोज जाकर मैचेस हारे ना, हम मैचेस क्लोज जाए बगैर ही मैचेस जीत लें, क्योंकि हमारा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस तरह से एक विनिंग अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल, तो उसी तरह से हम लोग जो है वो मैच भी अपना चैंपियंस ट्रॉफी में, ताकि फाइनली कोई टूर्नामेंट ऐसा हो जो हमारे हक में बहुत बेहतरीन हो। कादिर, अगेन अभी तक स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुआ है कोई भी। इनफैक्ट पीएसएल के हवाले से भी कोई अभी फाइनल फ्रेंचाइज हमारे सामने नहीं है जिसने अपनी भरपूर लाइक कंप्लीट अपना जो है वो बता दिया हो पूल के हमारे ये प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर मैं दोनों में पूछूं आपको, पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी में, किस प्लेयर पर सबसे ज़्यादा नजरें होंगी? नंबर 1। नंबर 2, पीएसएल में फ्रेंचाइजेज में सबसे हॉट जो फ्रेंचाइज है वो कौन सी होगी इस बार? देखिए, पाकिस्तान में नजरें होंगी साइम अयूब पे, फ़खर ज़मान पे, बाबर आजम पे, और उसके साथ साथ आप ये देख लें कि रिजवान पे, 8 प्लेयर्स बोल दें, नहीं, रिजवान पे, शाहीन पे, ये टॉप के 5 प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्हें लोग देखने भी आएंगे और सपोर्ट करने भी आएंगे। फॉर मी आई वुड जस्ट से दैट विल बी फ़खर ज़मान एंड साइम। हाँ, अगर ये दोनों ओपन पे आते हैं, अगर साजिद हो गए तो फिर देखें, ये अगर दोनों ओपन पे आते हैं तो तबाही मचा देंगे। हाँ। मैं कहता हूँ ये बेहतरीन जोड़ी होगी। और अगर साजिद हो गए शामिल एज अ स्पिनर,
तो फिर साजिद पर भी साजिद भी हो सकता है, साजिद भी मरकज़ निगाह बन सकता है। अलबत्ता आपके पास सारी टीम के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कोई ना कोई किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आपको कामयाब करवा सकता है। और पीएसएल में जो हॉट फ्रेंचाइज है आपके नज़दीक? ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स। अच्छा, वैसे हम लाहौरी हैं तो हम लाहौरी हैं तो ना उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। लाहौर कलंदर्स को ही हम हमेशा कंसीडर करते हैं। कलंदर्स दिल तोड़ता आया है, लेकिन फिर हमने दिल जोड़े भी हैं 2 मरतबा। नहीं, सबके दिलों की अब जान जो है वो अब favorite इंशाल्लाह फिर जो है वो कलंदर्स के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक तरफ लाहौर कलंदर्स है, देखिए वो तो है ही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं क्योंकि रिजवान कैप्टन है तो शायद जो है वो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ मुल्तान को आप हल्का ना लें, क्योंकि मुल्तान हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस देता है और वो आपको टफ टाइम देता है, हर फ्रेंचाइज को टफ टाइम देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बार जो है वो शायद जो हॉट टीम्स होंगी उनमें मुल्तान सुल्तान्स भी हो सकते हैं। अब देखना ये है कि मैचेस कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स हमारे पास 2 जो हैं वो इस साल में है, एंड इंडीड इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 2025 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ जो है वो मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।